आप सभी छात्राओं का पुनः स्वागत है। परिचर्या का मूलभूत सिद्धांत। आज अपन पढ़ेंगे, हाँ, पृष्ठ संख्या है, ये शुरू से ही ले लो अपने, ये 241। हाँ, 241 नहीं, इसमें थोड़ा सा पढ़ाया था कल। इसमें शीत उष्ण प्लॉथ के बारे में बताया गया है। प्लॉथ क्या चीज है? प्लॉथ किसको कहते हैं? प्लॉथ कहते हैं कपड़े को, जैसे तौलिया हो या पट्टी हो, गौज हो, उसको प्लॉथ कहा गया है। ठीक है। इसमें कोल्ड और हॉट स्पंजिंग, स्पंज होता है ना, स्पंज है, उसके स्पंजिंग का मतलब यही है। शीत प्लॉथ क्या है? कोल्ड स्पंजिंग में क्या है? अति जबरग्रस्त रोगी। जबर क्या होता है? ज्वर, बुखार। अति जबरग्रस्त रोगी के शरीर का तापक्रम कम करने के लिए शीत प्लॉथ का प्रयोग किया जाता है, यानी ठंडे जल का प्लॉथ, जिससे शरीर की ऊष्मा स्तर पर रखे ठंडे प्लॉथ में स्थानांतरित हो सके। प्राय कक्षा प्रदेश, उरुसंधि, ग्रीवा पर गिल्ली तौलियों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इन स्थानों पर रक्त वाहिनियां त्वचा सतह के समीप होती है। प्रत्येक भाग को हल्के हाथ से पोंछना चाहिए। रगड़ने से कोशीय चयापचय में वृद्धि होती है। तीव्र जबर होने पर एक पात्र में शीतल जल लेवें, 2 पट्टी या कपड़े का टुकड़ा लेवें। रोगी को आराम से लेटाकर पट्टी की 2-3 सतह बनाकर शीतल जल में भिगोकर तथा जल को निचोड़कर उसके मस्तक पर रखते हैं। कुछ समय पश्चात उस पट्टी को हटाकर दूसरी पट्टी मस्तक पर रखते हैं। यह क्रिया आधे से 1 घंटे तक करनी चाहिए। धीरे धीरे रोगी का ज्वर उतर जाता है। सामग्री, अब सामग्री में तो पात्र है, शीतल जल है, 2 पट्टी या पतले कपड़े का टुकड़ा। उष्ण प्लॉथ में क्या होता है? जैसे मूर्छा, अवसाद, पागलपन आदि रोगों में शरीर का तापक्रम सामान्य करने के लिए उष्ण प्लॉथ का प्रयोग किया जाता है। उसके गर्म पट्टी, उष्ण का मतलब गर्म पट्टी का प्रयोग किया जाता है, जिससे उष्ण प्लॉथ की उष्णता शरीर के शीत सतह पर स्थानांतर हो सके। इसके अतिरिक्त घी तथा औषधि युक्त तेल को हथेली व पातल पर रखकर मालिश की जाती है। कई बार के हाथों में, पैरों के तलों में घी या तेल की मालिश भी की जाती है, जिससे शीत सतह पर उष्मा स्थानांतरित होकर रोगी का शरीर गर्म हो जाता है या सामान्यतः गर्म हो जाता है। गर्म व शीतल प्रयोग के प्रभाव का काल। स्थानीय गर्म स्थानों में गर्मी या उष्मा के संपर्क में से 20 से 40 मिनट पश्चात गर्मी पहुंचना बंद कर दे। लगभग 1 घंटे का समय पुनर्लाभ या प्राकृतिक स्थिति में लाने के लिए दिया जाता चाहिए, अन्यथा वायु का संकोच प्रभाव उत्पन्न होने लगता है। शीतल प्रयोग में प्राथमिक प्रभाव केवल 30 से 60 मिनट तक, आधा घंटे से लेके 1 घंटे तक विद्यमान रहते हैं। इसके पश्चात 1 घंटे के लिए रुकना पुनर्लाभ हेतु आवश्यक होता है। 1 घंटे रुक जाओ, उसके बाद में फिर कर दो, अन्यथा वायु का विस्तारण प्रभाव उत्पन्न होने लगता है। गर्म प्रयोग का प्रभाव क्या है? शारीरिक प्रभाव में क्या पड़ेगा? फिजिकल इफेक्ट में यह शरीर की वाहिकाओं का विस्तारण करता है। इसके प्रयोग से कोशिकाओं में पारगम्यता बढ़ जाती है। स्थानीय ऊतकों के कारण ऑक्सीजन पूर्ति में वृद्धि होती है। गर्म प्रयोग के कारण ऑक्सीजन में वृद्धि होती है। इसके प्रयोग के कारण रक्त के प्रवाह में वृद्धि हो जाती है। रक्त की क्षमता की कमी के कारण यह होता है। गर्म प्रयोग लसी का प्रवाह में वृद्धि हो जाती है तथा पेशीय टोन में कमी हो जाती है। चिकित्सीय प्रभाव क्या है? थेरेपेटिक इफेक्ट,
गर्म प्रयोग का कारण स्थानीय वायु का विस्फारण होकर पीड़ा को कम करती है, उष्मा पेशियों को स्थिर कर जकड़न को कम करती है, जिससे पेशीय टोन कम हो जाता है। गर्म प्रयोग के कारण रक्त परिवहन तंत्र उद्युक्त होता है, जिससे भक्षकाणु की क्रिया में वृद्धि हो जाती है, जिससे संपूर्णता को बढ़ा मिलता है। त्वचा में वाहिका विस्फारण के कारण भीतर स्थित अंगों का रक्त प्रदाय घटता है, जिससे गहन रक्त संकुलन में आराम मिलता है। वाहिका किसको कहते हैं? त्वचा में वाहिका विस्फारण के कारण भीतर वाहिका, वाहिका शब्द मतलब ये आर्टरी और ध्वनि को कहते हैं, ठीक है नहीं? हाँ, वाहिका जहां से खून बह रहा हो। शीतल प्रयोग का प्रभाव क्या है? शरीर का शीतल प्रयोग से वाहिका में संकोच, शरीर की कोशिकाओं में पारगम्यता घट जाती है, स्थानीय ऊतकों की चयापचय क्रिया में क्षय हो जाता है। शीतल प्रयोग के कारण ऑक्सीजन की पूर्ति में कमी हो जाती है। इसके प्रयोग से रक्त की सांद्रता में वृद्धि के कारण रक्त परिवहन में कमी हो जाती है, जिससे श्वेत रक्त कणिकाओं की गतिशीलता घट जाती है। गर्म प्रयोग करने से लसीका प्रवाह में क्षय हो जाता है तथा पेशीय टोन में कमी हो जाती है। चिकित्सीय प्रभाव, थेरेपेटिक इफेक्ट क्या है? शीतल प्रयोग से रक्त संकुचन, ब्लड कंजक्शन कम होकर धमनिकाओं आर्टरियोलेज के आकर्षण स्पाज्म में आराम मिलकर शरीर में पीड़ा में कमी हो जाती है। इसके प्रयोग से ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी के कारण ऊतीगलन टिश्यू एनालिसिस की क्रिया रुक जाती है, जिससे कोथ गैंग्रीन नहीं हो जाता। शीतल प्रयोग से स्थानीय त्वचा में रक्त परिसंचरण कम होने से द्रव्य संकुचन में क्षय होकर शोथ नहीं हो जाता। इसके प्रयोग से वायु का संकुचन होता है तथा रक्त की श्यानता में वृद्धि होती है। इसके कारण रक्त का स्कंदन होने तथा रक्तस्राव को रोकने में सहायता मिलती है। शीतल प्रयोग के कारण ऊतकों का तापक्रम घट जाता है, जिससे जीवाणु की वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण नहीं मिल जाता। इसके प्रयोग से ऊष्मा संचरण आदि विधियों के द्वारा बाहर निकल जाती है, जिससे शारीरिक तापक्रम कम हो जाता है। गर्म प्रयोग का निषेध। अब गर्म प्रयोग कहाँ नहीं करना चाहिए उसके बारे में बताया गया है कि ऊष्मा सामान्य और असामान्य कोशिकाओं दोनों को चयापचय क्रिया बढ़ा देती है, इसलिए अर्बुद में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अर्बुद किसको कहते हैं? गोमड़े को। उभार होता है ना, कई बार उभार हो जाता है, गोमड़ा बोलते हैं उसको। हाँ, ऊष्मा प्रयोग से त्वचीय वाहिका विस्फारण से शरीर महत्वपूर्ण अंगों तरह वृक्क, हृदय, फुफ्स आदि में रक्त आपूर्ति घट जाती है, इसलिए वृक्कजन्य रोगों में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीव्र प्रदाहजन्य रोगों में जैसे तीव्र आंत पुच्छ शोथ, दंत ध्वरण आदि में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्मी के कारण वे फट सकते हैं। इससे इसका संक्रमण समीप क्षेत्रों में फैल जाता है। पक्षाघात, लकवा है ना, उसके अंदर भी नहीं करना चाहिए। दुर्बल कृशकाय व्यक्तियों में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन व्यक्तियों में संवेदनशीलता घट जाती है। खुले वर्ण में उष्मा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे किसी घाव हो गया, खुला घाव है, उसमें ये गर्म प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके कारण रक्तस्राव हो सकता है। सिरे सोल में उष्मा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब सिर दुखा नहीं, उसके पट्टी, गर्म पट्टी नहीं करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि उष्मा के कारण वाहिका विस्फारण से रोगी का कष्ट और अधिक बढ़ जाता है। हाँ, ठंडी पट्टी करो। चयापचय विकारों तथा मधुमेह, धमनी काठिन्य आदि में उष्मा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो डायबिटीज का पेशेंट हो ना, उसको भी नहीं करना चाहिए। तीव्र जबरग्रस्त रोगियों में उष्मा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे बुखार आ गई तेज, उसमें गर्म पट्टी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शीतल का प्रयोग का निषेध है कि शोथ होने पर शीत प्रयोग नहीं करना चाहिए। शोथ किसको कहते हैं? सोजन को। तो सोजन आ गई हो वहां इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। मूर्छा अवसाद अवस्था में शीत प्रयोग नहीं करना चाहिए, है? हाँ, पेशी आकर्ष, मसल से स्पाज्म होने पर शीतलता का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पूय जनित संक्रमित वर्णों में शीत प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे रोगी जिनका शारीरिक तापक्रम कम हो गया है तथा उन्हें ठंडक लग रही है, शीतलता का प्रयोग नहीं करना चाहिए। संवेदनहीनता में रोगियों में शीतल प्रयोग नहीं करना चाहिए। शीत व गर्म प्रयोग में परिचारक का कर्तव्य क्या है? ये देखो आप, शीत और गर्म प्रयोग में परिचारक का कर्तव्य है
शीतल एवं गर्म प्रयोगों में प्रयोग पूर्व में तथा बाद में रोगी की स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। परिचारक को किसी भी साधन या उपकरण का प्रयोग तब तक नहीं करना चाहिए जब तक उसे उसके उपयोग की पूर्णता जानकारी न हो। हाँ, संपूर्ण क्रिया में प्लॉट का तापक्रम एक जैसा रखना चाहिए। रोगी को सुरक्षित ताप अर्थात न अधिक गर्म न अधिक शीत के संपर्क में रखना चाहिए। प्लॉट वो बताया ना पहले, पट्टी, कपड़े का प्लॉथ मतलब कपड़े को कहते हैं वैसे है। हाँ, कौन सी कौन सा कड़छी है? संपूर्ण क्रिया में, संपूर्ण क्रिया में प्लॉथ का तापक्रम एक जैसा रखना चाहिए। हाँ, संपूर्ण क्रिया में मतलब क्या होगा है कि जैसे उष्ण और गर्म दोनों है उसके, तो बराबर रखने के लिए तो दोनों ही रखना चाहिए उसमें। नहीं, हाँ, गर्म तो गर्म, गर्म में तो ठंडी दो, हाँ, और ठंड में गर्मी दो। हाँ, रोगी को सुरक्षित ताप अर्थात न अधिक गर्म न अधिक शीत के संपर्क में रखना चाहिए। ठीक है, न अधिक शीत और न गर्म हो। उष्मा का शीतलता का प्रयोग उत्तकों के लिए अहितकर होता है, अतः प्रयोग के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा विश्राम देना चाहिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा विश्राम देना चाहिए उसको। परिचारक को रोगी की छोटी से छोटी शिकायत को भी अनसुना नहीं करना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रोगी किसी भी साधन का प्रयोग से कष्ट होने पर उसे दूर करने या स्वयं दूर हटने की स्थिति में हो। जल उष्मा का सुचालन होता है, अतः नम उष्ण उष्मा के प्रयोग में पानी को दबाकर या निचोड़कर पूरी तरह निकाल देना चाहिए। ठीक है, कपड़ा अपन देंगे ना तो पानी उसको निचोड़ करके फिर पट्टी करनी चाहिए, जिससे दाह नहीं होते। मूर्छा निश्चेतन अवस्था में असंवेदनशील रोगी में उष्मा व शीतलता का प्रयोग अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी भी विकार या जटिलता के उत्पन्न होने पर शीतल व गर्म प्रयोग बंद कर देना चाहिए। कोई विकार अगर हो जाए तो पट्टियां बंद कर देनी चाहिए तथा चिकित्सक को इसकी सूचना तुरंत देनी चाहिए। प्रयोग के बाद नमी को दूर करने के लिए उस भाग को हल्के हाथों से थपथपा कर पोंछना चाहिए। मतलब यहाँ सीधो नहीं पूछना चाहिए, उसके ऊपर ऐसे गाज की तरह थपथपा करके, हाँ, थप्पड़ मार के थप्पड़ नहीं मारा जाता है, वो धीरे 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 ऐसे, हाँ, उसको सुखाना है। प्रयोग के बाद नमी को दूर करने के लिए उस भाग को हल्के हाथों से थपथपा कर पोंछना चाहिए, जोर दे करकड़ना नहीं चाहिए। अति ज्वर हाइपरप्रेक्सिया में शरीर का तापक्रम धीरे धीरे एवं एक समान रूप से कम किया जाना चाहिए। अचानक तापक्रम कम हो जाना शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, नहीं, धीरे धीरे बुखार उतारना चाहिए उसका। गर्म व शीतल प्रयोग के समय रोगी को ठंड से बचाना चाहिए, कम कंपी से शरीर का तापक्रम बढ़ सकता है, अतः प्रतिशाय काश भी हो सकता है। प्रतिशाय किसको कहते हैं? जुकाम को कहते हैं प्रतिशाय, काश खांसी। अब आपने औषध व्यवस्था आएगी है, औषध व्यवस्था, औषध किसको कहते हैं? मेडिसिन, थोड़ा सा कर देते हैं थोड़ा। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, हाँ, चिकित्सा के चतुष्पाद में औषध भी एक पाद है। चिकित्सा चतुष्पाद कौन से हैं आपको बताए गए हैं पहले? चतुष्पाद किसको कहते हैं? नहीं, चतुष्पाद में सबसे पहले चिकित्सक, औषध, हाँ, परिचारक, परिचारक, हाँ, कंपाउंडर। अब परिचारक का भी 3-4 नाम है, जैसे उपस्ताता, परिचारक, नर्स, वो एक ही शब्द है। ठीक है, हाँ, तो चतुष्पाद उसको कहते हैं, याद रखना है। ये पेपर में आ सकते हैं कि चतुष्पाद किसको कहा गया है। हाँ, यदि औषध गुण संपन्न है तथा परिचारक व अन्य पाद योग्य नहीं है, देखो इसमें यही बात लिखी है, तो उतना लाभ नहीं मिल पाता जितनी उम्मीद की जाती है। औषध परामर्श देना चिकित्सक का कार्य है, फिर भी औषध को उचित मात्रा व काल में रोगी को देना परिचारक का महत्वपूर्ण कार्य है। अतः परिचारक को रोगी औषध व्यवस्था पत्रक में लिखे गए औषध को
उचित मात्रा अनुपात पथ्य के अनुसार ग्रहण करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जो वैद्य जी कोई पर्ची लिखा है उस पर्ची के हिसाब से ही दवाई देनी चाहिए, न अधिक देनी चाहिए न कम देनी चाहिए। हाँ हाँ। चिकित्सालय में दो प्रकार के विभाग होते हैं, एक तो बहिरंग, बहिरंग किसको कहते हैं आउटडोर, और अंतरंग बोलते हैं इंडोर। हाँ, इन दोनों विभागों औषधि वितरण कक्ष अलग अलग होते हैं। परिचारक को दिवसकालीन व रात्रिकालीन ड्यूटी के समय औषध व्यवस्था करनी पड़ती है। कार्य पर उपस्थित होते ही परिचारक वितरण कक्ष में उपलब्ध औषधियों का ज्ञान औषध रजिस्टर देखकर वह पूर्व में ड्यूटी दे रहे परिचारक से पूछकर प्राप्त करता है। औषध के अनुपलब्धता या कम मात्रा में होने पर औषध स्टोर से प्राप्त कर नाम, मात्रा, रोगाधिकार आदि का इंद्राज औषध रजिस्टर में करना चाहिए। ठीक है। औषध वितरण कक्ष में निम्नलिखित व्यवस्था होनी चाहिए। औषध व्यवस्था किस निम्न होनी चाहिए? बहिरंग विभाग में औषध वितरण व्यवस्था। बहिरंग विभाग में पंजीयन करने के पश्चात चिकित्सक द्वारा लिखी गई औषधियों का वितरण किया जाता है। इस हेतु परिचारक को निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। औषध वितरण कक्ष में पूर्ण रूप से सफाई होनी चाहिए। कक्ष में शुद्ध वायु का प्रवेश होना चाहिए, जिसके लिए उसके दरवाजे व खिड़कियां चौड़ी जाली युक्त होनी चाहिए। पतली जाली युक्त होने पर मच्छर व मक्खियों का प्रवेश नहीं होगा। कक्ष में एक दरवाजा होना चाहिए जिसमें अधिकृत व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों का प्रवेश नहीं होना चाहिए। कक्ष में दो खिड़कियां होनी चाहिए जिसमें औषध हेतु हाथ बाहर या भीतर करने के लिए दो छिद्र होना चाहिए। रोगी पुरुष स्त्री अलग अलग से पंक्ति में खड़े होने चाहिए। परिचारक को रोगी के पर्ची को देखकर चिकित्सक द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना करते हुए औषध बनाना चाहिए। औषध को अलमारी, रैंक आदि सुव्यवस्थित रूप से रखना चाहिए। औषध व्यवस्थित करने में दो प्रकार के नियम हैं। औषध को अक्षर के रूप में ऐसे क्षय तक अलग अलग अलमारी में रखना चाहिए। औषध की कल्पना के आधार पर चूर्ण, बटी, क्वाथ, अरिष्ट, आसव आदि को विभिन्न पात्रों में सुस्पष्ट शब्दों में उसका नाम लिखकर रखना चाहिए। औषध विभिन्न पात्रों में सुस्पष्ट शब्दों में उनका नाम लिखकर रखना चाहिए। औषध रजिस्टर में औषध नाम, मात्रा, रोगाधिकार, निर्माण तिथि, निर्गम तिथि आदि का वर्णन होना चाहिए। एक्सपायरी डेट भी होनी चाहिए उसमें। विषाक्त औषधियों को अलग अलमारी में रखना चाहिए। जो जहरीली दवाई हो ना उसको अलग अलमारी में रखना चाहिए। जो है उसको अलग अलमारी में रखने का मतलब है किसी रोगी को आप दे दें गलत तो वो रोगी है फिर ज्यादा। हाँ वो अलग चीज है, वैक्सीन होती है वो, वैक्सीन। हाँ वो वैक्सीन होती है, वैक्सीन को फ्रिज में रखते हैं। अलमारी में जो अन्य व्यक्तियों के पहुंच से दूर हो रखना चाहिए। उन पात्रों पर औषधि नाम व विष पॉइजन नाम बड़े व स्पष्ट अक्षरों में रखना चाहिए। विषाक्त औषधियों को चिकित्सक के निर्देशानुसार उचित मात्रा में मिलाने के पश्चात अपने हाथों को साबुन आदि से धो लेना चाहिए। अधिक मूल्यवान औषधि तथा स्वर्ण योग, भस्म, पिष्टि आदि को कम मात्रा में औषध स्टॉक रजिस्टर से निकालना चाहिए तथा उसे अलग से अलमारी में रखना चाहिए। औषध की खुराक बनाते समय अन्य कार्यों पर ध्यान न देकर एक ही पर्ची पर लिखी गई औषध को बनाकर फिर दूसरे रोगी के लिए औषध बनाना चाहिए। रोग एवं रोगी के अनुसार औषध की मात्रा निर्धारण किया जाता है। जो औषध दुस्वाद है उनके मधुर रस के अनुपान या सहपान में देना चाहिए। रोगी की औषधि मात्रा बनाने के पश्चात बटे चूर्ण को पुड़ियों में या छोटे प्लास्टिक थैलियों में सिरप, आसव, अरिष्ट आदि को शीशियों में पैक करनी चाहिए जिससे वे देखने में अच्छी लगे, खराब नहीं होए तथा रोगी प्रसन्नतापूर्वक उसको ग्रहण कर सके। औषध पात्र में से औषध निकालने के बाद उसे ठीक प्रकार से बंद कर देना चाहिए जिससे वह उस बाह्य वातावरण के आर्द्रता का प्रभाव नहीं पड़े। औषध लेने के पूर्व पात्र पर लिखे गए औषध के नाम को पढ़कर तथा प्रयोग करने के पश्चात निर्धारित स्थान पर ही पुनः रख देना चाहिए। रस औषधियों को खरल में ठीक प्रकार से बारीक कर अन्य औषधियों में मिलाना चाहिए जिससे उसके कण शरीर पर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़े, उत्पन्न न हो। चिकित्सक द्वारा निर्देशित वर्ण बंधन करने के पश्चात अपद्रवों को बाहर जला देना चाहिए, गड़वा देना चाहिए। अंतरक विभाग में औषध वितरण व्यवस्था क्या है? अंतरक का मतलब होता है इंडोर।
जहां रोगी भर्ती होते हैं उसको इंडोर कहते हैं। अंतरंग विभाग में भर्ती रोगियों के निम्नलिखित प्रकार से औषधि का वितरण करना चाहिए। प्रत्येक कक्ष में भर्ती रोगियों के व्यवस्था पत्रक को एक स्थान पर इकट्ठा कर लेवे। रोगी की शैय्या क्रमांक के आधार पर औषध निर्माण करते हैं। एक रोगी की पूर्ण औषधि बनाने के पश्चात दूसरे रोगी के लिए औषधि बनाना चाहिए। विभिन्न पात्र ट्रे आदि में चिकित्सक पत्रक में निर्देशित औषधियों को मात्रा अनुसार पुड़िया बनाकर रखते हैं। पुड़िया पर शैय्या क्रमांक समय अनुपात को अंकित करते हैं। रोगी को समय विभाजन के आधार पर उसके कक्ष में जाकर उसके शैय्या पर वितरण किया जाता है। समरस, क्वाथ, अनुपान, सहपान आदि को ताजा बनाकर प्रयोग करना चाहिए। औषधियों का रिकॉर्ड परिचारक को चाहिए कि व्यवस्था पत्रक में लिखे गए सभी औषधियों को औषध रजिस्टर में दर्ज करें। आपको औषध रजिस्टर मिलेगा, उसमें इंदराज करना जरूरी है। हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ औषधि का सब कुछ है, नाम, उसका पता, मोबाइल नंबर वगैरह आजकल खूब लिखते हैं। औषध देने का दिनांक, औषध का नाम, मात्रा आदि रजिस्टर में लिखनी चाहिए। केवल उन्हीं औषधियों को रजिस्टर में लिखना चाहिए जो चिकित्सालय द्वारा दी गई है, जो हॉस्पिटल के द्वारा दी गई है ना, उन्हीं औषधियों का नाम लिखना है उसमें रजिस्टर में। यदि औषध देने पर कोई प्रतिकूल प्रभाव दिखाई पड़े तो उसे भी रजिस्टर में अंकित कर देना चाहिए। जैसे मान लो भाई आपने दवाई दी, किसी को पुड़िया बना के दी और उसका साइड इफेक्ट हो गया, तो वो आपको बताएगा साहब मेरे तो ये लेने से ये हो गया, तो उसको रजिस्टर में इंतजार करो कभी ये दवाई दी थी इससे ये हुआ। क्या चीज है शहर में साइड इफेक्ट? साइड इफेक्ट कम होता है इसमें। हाँ होता तो है लेकिन कम होता है, इसमें ज्यादा नहीं होता है। वो मरने वाली स्थिति नहीं आती है। हाँ रिस्क नहीं है। आयुर्वेदिक दवाइयों में क्या है कि साइड इफेक्ट तो होता है कई बार, लेकिन उसमें वो हाँ मरने वाला नहीं होता वो। हाँ उसकी दवाई दूसरी देनी पड़ती है फिर। यदि औषध देने पर कोई प्रतिकूल प्रभाव दिखाई पड़े तो उसे भी रजिस्टर में अंकित कर लेना चाहिए। औषध दिए बिना उसका नाम रजिस्टर में अंकित नहीं करना चाहिए। यदि औषध सातम्य नहीं है तथा किन्हीं कारणों से छर्दी आदि के द्वारा बाहर आ गई हो तो उसका भी उल्लेख करना चाहिए। छर्दी माने उल्टी, छर्दी उल्टी को कहते हैं। हाँ प्रत्येक दिन स्टोर से निकाली गई औषध का इंदराज अलग अलग करना चाहिए। औषध देते समय परिचारक का कर्तव्य क्या है? तो ये और पढ़ लो। चिकित्सक द्वारा औषध व्यवस्था पत्रक में लिखे गए निर्देशों का अक्षर से पालन करना चाहिए। प्रत्येक रोगी की शैय्या क्रमांक, नाम, उम्र के आधार पर उसके शैय्या पर औषध देना चाहिए। रोगी की आयु, व्याधि, औषध मार्ग, मात्रा, दुष्प्रभाव आदि का ज्ञान परिचारक होना चाहिए। चिकित्सालय में आने से पूर्व रोगी द्वारा ली गई औषधि का ज्ञान भी होना चाहिए। औषध के अनुपान, सहपान, पथ्य, उपद्रव आदि की जानकारी होनी चाहिए। रोगी के शारीरिक बल, सत्व, प्रकृति आदि का निर्धारण कर औषध का प्रयोग करना चाहिए। सभी औषधियों का प्रयोग अपने सामने तथा समय पर करना चाहिए। औषध ग्रहण करते समय यदि कोई प्रतिकार होता है तो उसके तुरंत शांति के लिए उपाय करना चाहिए। प्रतिकार का मतलब रिएक्शन। औषध का प्रयोग, औषध का प्रयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जाता है। क्या प्रयोजन औषध का प्रयोग में? स्वास्थ्य की उन्नति के लिए, भाई स्वास्थ्य बना रहे, रोगों से बचाव हेतु, रोगों के निदान हेतु, रोगों के प्रभाव को कम करने हेतु, रोग मुक्ति हेतु। ठीक है। औषध क्यों दी जाती है? औषध के ये बताए ना 5, इसके हिसाब से चिकित्सक या परिचारक का कर्तव्य है कि वह औषधियों को इस प्रकार प्रयोग करें जिससे उससे सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त हो सके। इस हेतु उसे औषध पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। औषध विषय निम्नलिखित ज्ञान परिचारक का होना चाहिए। औषधि की प्रकृति, नाम, प्रभाव, मात्रा, अवशोषण, उत्सर्जन, देने का मार्ग, अनुपान, प्रयोग समय व कारण। औषध आदेश के आवश्यक भाग, व्यवस्था पत्रक पर लिखे गए संक्षिप्त संकेत, प्रयोग में ले जाने वाली मात्रक, औषध कल्पना, सौरस कल्प, चूर्ण बटे आदि, औषध का भंडारण, औषध देने के मार्ग, औषध देने के समय, नैतिक व विधि की जानकारी। अब औषध की प्रकृति ये अपन कल पढ़ लेंगे।